आज का प्रोग्राम खवातीन के लिए, माओ के लिए और पेरेंट्स के लिए बड़ा अहम है। नाहिद वसी साहबा, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहली किताब मैंने लिखी थी 1995 में। एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्दों का हाथ होता है। आपने ये कामयाब मर्दों का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को भी बता दूं कि नाहिद वसी साहबा मेरे बहुत ही पसंदीदा जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, सेनेटर जनाब ताज हैदर साहब की मिसाल है। कि जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, इससे मेंटल तो छोड़िए, सोशल इमोशनल पे बड़ा फर्क पड़ता है। हम खुश होना नहीं जानते। हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने कजन्स, अपने खानदान वाले, मोहल्ले वालों की खुशियों को सेलिब्रेट करना नहीं जानते। तो हम अपनी छोटी चीज को बड़ी खुशी में तब्दील करना नहीं जानते। हम दूसरे को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। हम अपने बच्चों को तमीज से जीना नहीं सिखाते। मैं अपना कचरा अपना घर साफ करके बाहर फेंक दूं, बाहर जो बिल्कुल भी हो। हमारे यहाँ आप ठीक है। देखिए टॉलरेंस नहीं है। हमारे जी यहाँ गुस्सा है, जी एंजाइटी है, जी। डिप्रेशन है। हमने जिंदगी को मुश्किल किया है, ये हमने खुद किया है। माँ बाप को समझाने और बदलने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम खवातीन के लिए, माओ के लिए और पेरेंट्स के लिए बड़ा अहम है। बच्चों की इब्तदाई तालीम के मसाइल, सेहत और खुराक के मसाइल और बच्चों पर तशद्दुद, ये सब अब हमारे मुआशरे की पहचान बनते जा रहे हैं। इन इश्यूज और इनके हल बताने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद लोगों में होता है जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में एक मुनफरद मकाम और पहचान हासिल की। आप 30 किताबों की मुसन्निफ है। मैं दोबारा बता दूं कि 30 किताबों की मुसन्निफ है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में एमफिल कर रखा है, पीएचडी कर रही हैं और भी बहुत कुछ कर रही हैं जो कि अब हम इनके साथ डिस्कशन के बाद जानेंगे। तो इनका नाम है नाहिद वसी साहिबा। नाहिद वसी साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम कुछ बात कर सकें उन तमाम माइक। मौजूआत जिनका आपने जिक्र किया और जो बहुत जी अहम है कि उन जी पे बात की जाए। जी। थैंक यू सो मच। ये पहले बताएं मुझे कि आपने 30 किताबें लिख डाली और सुना है कि 5-6 अभी और भी अप्रूवल और प्रिंटिंग के मराइल से गुजर रही हैं। तो ये कैसे आपने ये सब किया और किन मौजुआत पे ये किताबें हैं? और साथ ये बताएं कि आप ओवरऑल ये चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? आप कोई कॉलेज भी चला रही हैं, आप सिंध गवर्नमेंट के साथ भी प्रोजेक्ट्स करती हैं, आप सोशल वर्क भी करती हैं, तो ये कैसे सारा कुछ आप कर रही हैं? अच्छा, पहले तो किताबों का बता देती हूँ। आपके जी सवाल के कई हिस्से हैं तो जी तरतीब से चलते हैं। जी जी। पहला तो किताबों का है। देखिए, किताबें मैं लिख रही हूँ। सबसे पहली किताब मैंने लिखी थी 1995 में। ये बुनियादी तौर पे स्कूल के बच्चों की किताबें लिखने से आगाज हुआ था, और वही ठीक जो है। मेरा अपना एक्सपर्टीज है या डोमेन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, उसी से। फिर उसके बाद कुछ किताबें लिखी जो कि टीचर्स गाइड थी। कुछ ठीक है। किताबें लिखी जो कि बड़े बच्चों के लिए, जैसे 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश की किताब पे काम किया लाहौर के एक पब्लिशर के साथ। फिर कुछ ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं जो कि बाकायदा तौर पे बनाए और वो अप्रूव हुए और वो एक्रीडेट हुए। तो ये सारी चीजें करी। दूसरी बात ये कि इतने सारे कामों को मैनेज कैसे करती हूँ। तो कोई भी औरत, सिर्फ मैं ठीक। नहीं, कोई भी औरत ठीक। जब कुछ भी कर पाती है ना, तो उसके जैसे लोग कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी जी। और इस तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्दों का हाथ होता है। करेक्ट। और वो मर्द जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे बदलते जाते हैं। शुरू आपके बाप से होता है, आपके भाई से होता है, फिर जी आपका शौहर होता है, आपकी अगर जी औलाद है तो आपके बेटे होते हैं। जी। तो मेरे पीछे मैं वो उन खुशनसीब औरतों में हूँ कि जिनको अपने जो सरपरस्त मर्द थे उनकी बड़ी भरपूर तवज्जो, निगरानी और सपोर्ट हासिल रही जिंदगी में हमेशा। इसलिए एक्सीलेंट। कर लेती एक्सीलेंट।
आपने ये कामयाब मर्दों का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को भी बता दूं कि नाइल वसी साहिबा मेरे बहुत ही पसंदीदा जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, सेनेटर जनाब ताज हैदर साहब की मिसेज है। ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मेरे ताज भी हैदर साहब पसंदीदा के है। बारे में, जी आपके मुझे इसलिए वो पसंद है कि बहुत सॉफ्ट बात करते हैं, अदबी स्टाइल है उनका, जी और अच्छी बात करते हैं। तो जी ऐसे ही है। उनकी सुना था तबीयत भी खराब थी, आजकल कैसी तबीयत है उनकी? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और आपको पता है ना, सियासतदान की सारी जो जिंदगी है वो सियासत के गिर्द घूमती है। जब सियासत में जरा कुछ गहमा गहमी गर्मा गर्मी चलती है तो ट्रू। सेहत खुद ब खुद बहाल हो जाती है। तो आज भी वो इस्लामाबाद से जब वापस आए तो मैंने उनको कहा कि यू लुक सो फ्रेश माशाल्लाह। ट्रू, तो माशाल्लाह। वो बस एक्सीलेंट। शायद जी। गहमा अच्छा, गहमी का मैं असर है एक एक सियासी खेलों सवाल में। मेरा आज के इस उसमें नहीं था शामिल, लेकिन मेरे जहन में ये अक्सर घूमता रहता है कि आप चूंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत ज्यादा आपने काम किया है, आपने कंपैरेटिव स्टडीज भी की होगी, मगरबी मुआशरे को भी देखा होगा। हमारे जो सोसाइटी है जैसे इंडिया पाकिस्तान में, छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है पढ़ाई के मामले में, और एक किस्म का स्कॉलर बनाने की कोशिश होती है शुरू से ही। तो जबकि यहाँ कनाडा में या बाकी मगरबी ममालिक में बहुत बच्चे को इब्तदाई सालों में आज़ादी होती है, वो स्कूल में जाता है, इंजॉय करता है, खेलता है। तो आप नहीं समझती कि इससे उनकी कोई मेंटल ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है, या आप इसको कैसे लेती हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, इससे मेंटल तो छोड़िए, सोशल इमोशनल पे बड़ा फर्क पड़ता है। आप मजबूरी तौर पे देखिए कि हम खुश होना नहीं जानते। हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने कजन्स, अपने खानदान वाले, मोहल्ले वालों की खुशियों को सेलिब्रेट करना नहीं जानते। तो हम अपनी छोटी चीज को बड़ी खुशी में तब्दील करना नहीं जानते। हम दूसरे को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। जबकि आपको, जब आप इन तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो आपको ये छोटी छोटी चीजें मिलेंगी। जी। यहाँ पे एक बड़ा फर्क है, देखिए। हम जो रवैये बचपन में दे रहे हैं उनसे फर्क कहाँ पर आता है, इसको समझे। हम अपने बच्चों को तमीज से जीना नहीं सिखाते, कॉपी पे लिखना और भरना कॉपियों को सिखाते हैं। जी। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जरा सा भी अगर कहीं हमें रश मिलता है तो हम हम्म। हर आड़ा टेढ़ा रास्ता लेके सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं निकल जाऊं, राइट। बाकियों को जो भी हो। मैं अपना कचरा अपना घर साफ करके बाहर फेंक दूं, बाहर बिल्कुल जो ठीक, भी हो। वी बिल्कुल ठीक। वी डोंट हैव बिलोंगिंग फीलिंग्स टू एनीथिंग। जी। हम अपने मोहल्ले, पड़ोस, खानदान, मतलब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का बिल्कुल फैमिली सेटअप चेंज हो गया है, पाकिस्तान का जी। भी। जी। मुझे याद है मेरे बचपन में कजन्स जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स थे हम। ट्रू। ट्रू। आपके भी यकीनन ऐसे ही होगा। जी। जी। जी ऐसे। खानदान जो थे वो जुड़े हुए थे। अब हम नहीं हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने बुनियादी तौर पे कॉग्निटिव तो छोड़िए, सोशल इमोशनल को बड़ा डैमेज किया है। और राइट। उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं। हमारे यहाँ आप ठीक। देखिए टॉलरेंस नहीं है। हमारे जी। यहाँ गुस्सा है, जी। एंजाइटी है, जी। डिप्रेशन है। हमारे पास हार्ट के कार्डिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हाइपरटेंशन के लोग आपको मिलेंगे, एंजाइटी के बहुत मिलेंगे। राइट। तो ये जो हमने जिंदगी को मुश्किल किया है, ये हमने खुद किया है। राइट। अब मसला यहाँ पे यहाँ ये आता है कि माँ बाप को समझाने और बदलने की जरूरत है। जी। और मैंने पिछले 10-12 सालों में ये देखा है कि जो नए नई जनरेशन के बच्चे बच्चियां हैं वो कंपैरेटिवली चेंज है। ठीक है। आ, मतलब मैं अपने आपको अगर कहूँ तो मैं, मेरे वालिदैन ने बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। मैं स्कूल ही नहीं गई थी, आपको बताऊं। मैं अच्छा। तीसरी क्लास तक का घर से पढ़ के गई थी। उस जमाने में एक्सीलेंट। होम स्कूलिंग का कोई, अब बात करें तो कॉन्सेप्ट मेरे नहीं दौर था। में तो, मतलब वैसे मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ कि आप समझे मैं मोनजोदड़ो की खुदाई से निकली हूँ। बट यस, आज के जी। दौर से और अब से आप 3-4 दफा 10-10 साल पीछे ले जाएं तो जी। फर्क था। ठीक है। तो लेकिन हमारे घर में नहीं होता था ऐसा, तो हम बहुत फर्क है। जी। जी। यही इसमें फर्क ठीक है है, जो अब मेरा आज काफी हद की। तक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आते हैं थोड़ा सा आपके फील्ड की तरफ।
आप मुझे ये बताएं कि एक बच्चे की नशो-नुमा या अपब्रिंगिंग में जो आपका जैसी शोबा है कि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी क्या अहमियत है? इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बुनियादी तौर पर 0 to 8 यानी फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल 8 years जो ठीक है। बच्चे की वेल बींग है उस तमाम से रिलेटेड हर चीज को केटर करता है। ठीक वो है। माँ बाप के ताल्लुकात भी हैं आपस में, वो हम्म, कैसे बात करते हैं, वो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंट के, किसी भी किस्म के पॉलिटिकल अनरेस्ट के, घर के हम्म, माहौल के, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, एक्सटेंडेड फैमिली के, माँ बाप की तालीम के, या माँ और बाप की जिस्मानी और जहनी सेहत के, ये तमाम चीजें जो हैं ये असर डालती हैं इस पर। जब ठीक हम है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो हम्म, बुनियादी तौर पे हम बच्चे की वेल बींग की बात करते हैं। इस वेल बींग में सब कुछ आता है। इसमें ठीक है। ये भी आता है, पाकिस्तान में जब हम इसकी बात कहते हैं तो हम इसको 0 नहीं कहते हैं, हम इसको -1 कहते हैं, क्योंकि जो मदर टू बी है उसकी जी। हेल्थ अगर सही होगी, उसको बिल्कुल सही ठीक। इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, तो ही बच्चा सेहतमंद होगा, तो ही बच्चा करेक्ट। जहनी सुकून के। माँ अगर मेंटल प्रेशर में बच्चा पूरा पैदा करने के अमल से गुजर रही है तो जी। बच्चा कैसे सेहतमंद हो सकता है? क्या वो करेक्ट। स्ट्रेस नहीं लेगा? तो ये हम्म, तमाम चीजें फिर उसके बाद पैदा हो जाता है। माहौल हम्म, क्या है, कैसे रखा जाता है, माँ क्या खाती है, बच्चे को ठीक है। कैसे दे रखती है, उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ, उसकी ठीक है। हाइजीन, माँ की हाइजीन, जी। तमाम चीजें फिर ओवरऑल। अच्छा, ये कोई पैसे से कंडीशनल चीजें नहीं है। जी। जी। अ, आपको मैं बताऊं, बच्चे का तहफ्फुज निहायत मामूली सस्ती चीजों से भी हो सकता है, ख्याल रखा ठीक जा है। सकता है। बच्चे के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करने के लिए कोई पैसे जी। की जरूरत नहीं है। उस एक चीज होती है रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग। राइट। जैसे हम समझे टेनिस खेलते हैं, इसी तरह मिसाल देते हैं, कोई गेम खेलते हैं, ठीक और है। एक तरफ से कोई एक बॉल को हिट करता है, थ्रो करता है, आपकी तरफ आती है और आप फिर उसको थ्रो करके रिवर्स देते हैं। ये हम्म, रिलेशनशिप ऐसा है। मैं ठीक है। जितनी केयर, जितनी अफेक्शन, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी अच्छे तरीके से बच्चे को ये सब कुछ दूंगी, जी। रिवर्स में बच्चा यही हिट बैक करेगा टुवर्ड्स द हम्म, फैमिली, टुवर्ड्स जी। सिबलिंग, हम्म, कम्युनिटी, सोसाइटी, और ठीक है। वही आपको लौटाता है बच्चा। तो ठीक है। अब आप समझ सकते हैं क्या अहमियत है। जी। जी। ये बताएं कि ये आप बच्चे को जो कुछ देंगी वो चीजें वो आपको रिटर्न करेगा। ये पहले तो बात होगी ना कि आप देंगे बच्चे को क्या क्या। तो आप हमारे जो आप रूरल सिंध में भी आपने काम किया है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इन चीजों को उनको पता नहीं है, तो कैसे उनको बताया जाए? वो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे एक चाइल्ड पे एक अच्छा मुस्बत रिलेशनशिप कायम हो? तो तभी जाके ये चीजें आइडेंटिफाई भी होंगी कि ये मसाइल हैं, इनको किस तरह ठीक करना है। देखिए, इसको ना बहुत गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट सेक्टर को भी इस पे आगे आना होगा कि इस पे एडुकेसी और अवेयरनेस सेशंस की जरूरत है। ठीक है। अ, जैसे मैं ये समझती हूँ और मैंने काफी लोगों को ये बात गाइड की। जैसे मैं इस वक्त भी एक अस्पताल के साथ काम कर रही हूँ जहाँ मैं पेरेंटल एजुकेशन पे भी काम कर रही हूँ। फिर ठीक हम है। अपने कोर्सेज में भी जो हमारे पास, जैसे मेरे इदारे में लोग तब पढ़ते हैं, वहां पे हम्म, भी हम ये बताते हैं कि पेरेंटिंग, बाकायदा पेरेंटिंग पढ़ा रहे हैं। और जब ठीक हम है। अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग टीचर्स को पेरेंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये मालूम है कि सही पेरेंटिंग क्या है, तो कम से कम वो बच्चे जो उनके पास आ रहे हैं उनके वालिदैन की वो सही तौर पे काउंसलिंग कर पाती हैं। जिस अस्पताल में जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं पेरेंटिंग पे काम कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जिनको मैंने ये सजेशन दी और ये एडवाइस किया है कि जी। वो जहाँ पे खास तौर पे मैटरनिटी की सहूलियात है, कि आप पेरेंटिंग को और मदर टू बी और फादर टू बी को लेके बिफोर बर्थ से उनको ट्रेन करना शुरू करें। और आप ठीक माँ है। बाप की ट्रेनिंग सेशन, जैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होता है कि वो जी। बाकायदा जी। ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ठीक है। बच्चे के साथ कैसे रहना है, आपको उसको कैसे वेलकम करना है, पैदा हो जाएगा तो क्या करना है, इस ठीक है। दौरान जब तक वो पैदा नहीं हुआ तो आपको किस तरह रहना है, किस राइट। एज में कहाँ लेके जाना है, कौन सा वैक्सीनेशन होनी है, क्या खिलाना है।
तो why can't we go for this training? Rather, I told my husband so many times for one thing, जिसको वो कभी सीरियसली नहीं लेते, कि दो चीजें हमें लॉ में डालनी चाहिए। वो मुझे कहने लगे तो हमारा वोट बैंक बंद करवाओगी, खत्म करवाओगी। तो अच्छा। देखिए, मैं उनको कहती थी कि एक तो आप नफ्सियाती टेस्ट जरूर कर दें लोगों के शादी करने से पहले, ठीक। कि ये इस काबिल हैं कि ये फैमिली बनाएं, ये इस काबिल वाह, हैं कि बहुत इसके आला बात। हिस्से में एक लड़की दे दी जाए, या ये औरत इस काबिल है कि जी। इसको किसी मर्द के साथ बांधा जाए और फिर ये दो लोग मिलके घर बनाएं। इनकी दिमागी सेहत, जहनी सेहत क्या है? क्योंकि एक्सीलेंट। हमारे पास बहुत ऐसे इश्यूज हैं, ठीक जी। है ना, जो हम बच्चों पे टॉर्चर और वायलेंस के देखते हैं। अभी थोड़े दिन, जी। चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं देख रही थी, सौतेली माँ ने बच्ची को मार मार के ही जान से मार दिया। ओहो। हम्म। आई मीन क्या है ये? जी। जी। या ये कि अब्बा ने रोटी ना पकाने पे, सही रोटी ना पकाने पे, टाइम पे नहीं पकाने पे मार दिया। भाई ने बहन को नमाज ना पढ़ने पे मार दिया। तो ये सब जी। चीजें यहीं से शुरू हो रही है ना। तो राइट। हम इस ट्रेनिंग को लाजमी पार्ट करें, एक बात। जी। दूसरी बात ये कि जब आपने शादी भी कर ली, उसके बाद भी हम्म। one should go for a proper, at least 1 month, 15 days, 20 days, complete proper training जी। before going for on the family way। ठीक है। कि आप फैमिली नहीं बढ़ाइए अगर जब तक आप जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार नहीं है और राइट। माशी तौर पे तैयार नहीं है। जी। तो आप क्यों आबादी बढ़ाए जाते हैं? इसलिए कि आप उस बच्चे को किसी के घर मुलाजिम रखवाएंगे बिल्कुल और ठीक। वहां से आप साल भर के पैसे लाएंगे, वो बच्चे वहां पे जी। जूते खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे और काम करते रहेंगे। क्या है राइट। ये? बिल्कुल ठीक। तो ये, अब आप सोच लें, आप इसमें वोट बैंक पे फर्क पड़ता है कि नहीं? अच्छा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैडम वसी, आप ये बताएं कि आप 30 साल से इस शोबे में काम कर रही हैं, ज्यादातर आपने सिंध गवर्नमेंट के साथ काम किया। मैं समझता हूँ कि जितनी आपकी फॉलोइंग है, ये जो मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहा हूँ अभी भी। तो आप की क्या रिकग्निशन है पाकिस्तान में बाकी प्रोविंसेस में भी, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपको काम करना चाहिए? और ये भी साथ मुझे बता दें कि अभी तक जो आपने काम किया उसके क्या नताइज सामने आए हैं? देखिए, एक तो मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन जितना मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ उससे बहुत ज्यादा मैं अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रही हूँ। ठीक है। जो भी मैंने सिंध गवर्नमेंट के काम किए, वो ऑन एंड ऑफ चलते हैं। कोई मैं बहुत मैं बहुत जबरदस्ती घुस के काम की तरफ नहीं जाती हूँ किसी के पास भी। मेरे पास ठीक है। अपने इतने आइडियाज और इतना कुछ करने को है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, के मैं जी। करती रहती हूँ। दूसरा बिल्कुल ये ठीक। होता है कि मुझे थोड़ा सा, मैं इस पे भी जरा सा साइड में हुई, कि जो चीज मुझे मेरिट पे भी मिलती है वो लोगों को लगती है कि शायद मुझे मेरे शौहर की वजह से मिली। हालांकि जी। तीस जी। साल जी। पहले ये शौहर मेरी जिंदगी में नहीं थे, जब नहीं से थे। मैं ठीक काम है। कर रही हूँ और जब भी मैं गवर्नमेंट ठीक। के साथ काम करती थी। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा जो सूबों की बात है, तो जी नेशनल लेवल पर मैं, अल्लाह का जी। शुक्र है उसने इज्जत दी, और मैं काम कर रही हूँ नेफ्टेक पाकिस्तान के साथ इस वक्त लीड कंसल्टेंट के तौर पे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का करिकुलम डिजाइन किया। मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड लोगों माशाल्लाह। की। ठीक। उनके साथ हमने बाकायदा तौर पे कॉम्पिटेंसी बेस जी। ट्रेनिंग्स के मैनुअल्स डिजाइन किए। अब उसका जो है लर्निंग मटेरियल हम फाइनल कर रहे हैं। उसके बाद वो लॉन्च होगा और दैट वुड बी अ ब्रेक थ्रू। जो ये कॉम्पिटेंसी बेस या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की वाली ट्रेनिंग्स होती हैं, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होंगी। उसके ठीक अलावा है। नेशनल करिकुलम काउंसिल के साथ काम किया, जिसमें मॉडल टेक्स्ट बुक्स अभी दो उन्होंने हमारी जो हमारे इदारे से बन के गई, जिसकी मैं मेन ऑथर हूँ, और तकरीबन उसमें 99% काम मेरा ही है सारा। ठीक है। तो वो उन्होंने मॉडल टेक्स्ट बुक के तौर पे अप्रूव की। अभी मजीद मेरे पास इस वक्त तकरीबन कोई 6 किताबें हैं जो प्रोसेस में हैं। ठीक वो है। भी इंशाल्लाह मैं नेशनल करिकुलम काउंसिल को ही दूंगी, अगर वो उसको ठीक। भी अप्रूव कर देते हैं तो वो भी जी। होगा। बाकी कभी इसलिए नहीं किया कि कहाँ कहाँ नाम पहुंचा। काम मैं इसलिए करती हूँ कि कहाँ कहाँ मैं फायदा पहुंचा सकती हूँ। ठीक है। और अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है, जी। अल्लाह किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा कुछ देता है तो वो सिर्फ उसका हक नहीं होता। अल्लाह ने राइट। उसे चुना होता है ताकि उसके जरिए वो
उन तक पहुंचे जिनके पास वो नहीं है। तो बहुत जो खूबसूरत एक बात और ये। सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है ज्यादा जी। दूसरों से, वो इसलिए दी है कि मैं वहां तक पहुंचाऊं जहां तक नहीं पहुंची। तो मैं सिर्फ वसीला हूँ, ठीक है। और मैं खुश हूँ इस वसीला बनने पर बहुत। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये बताएं कि आजकल ये नैनीज और केयर गिवर्स का भी बड़ा रिवाज चल निकला है। बच्चों को उनके हवाले कर दिया जाता है और पेरेंट्स जो है वो बरी जिम्मा हो जाते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, बच्चों की ग्रोथ पे, और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इस प्रोसेस में? देखिए, नैनी या गवर्नेंस जो है वो वक्त की जरूरत बन गई है। ठीक है। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि खवातीन मुकम्मल घर पर रहें और पूरा फुल टाइम बच्चे को देखें। वो बात ये नहीं है कि वो माएं या बाप कितना टाइम बच्चे को दे रहे हैं। बात ये है कि वो जो टाइम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अगर ठीक है। बाकी के टाइम में बच्चे की बेसिक नीड, बच्चे की हाइजीन, बच्चे की सेफ्टी को कोई और लुक आफ्टर करता भी है। देखिए, अब गवर्नेंस और नैनी है। पहले जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, दादी नानी खाला चची फुप्पी कोई भी बच्चा संभाल लेता था और पता भी नहीं चलता था, बच्चे सबके मुश्तरका होते थे जॉइंट ठीक। फैमिलीज में। अब वो कैसे? चूंकि जी। न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आया तो उसकी वजह से ये तब्दीली आई। तो अब हमें उसकी जगह गवर्नेंस ने ले ली, बच्चा उसको जी। संभाल रहे हैं। तो इससे कोई बहुत मैं नहीं समझती फर्क पड़ता। फर्क वहां पड़ता है जहां माँ बाप जो भी वक्त मिल रहा है उसमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज बच्चे को देते हैं, और जो टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे कितना कंसर्न है, उस पे काम करने की जरूरत थैंक यू। आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। बच्चों में समटाइम्स आपने देखा होगा नफसियाती मसाइल भी होते हैं, ग्रोथ के इश्यूज होते हैं, इसी तरह मेंटल इलनेस होती है बच्चों में। पहली तो चीज ये है कि इन चीजों को आइडेंटिफाई किया जाए। वो भी हमारा उधर उस तरह का सिस्टम अभी नहीं है, पेरेंट्स में भी वो उतना यानी एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की। तो इस पे मतलब कोई काम हो रहा है, या इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जो बच्चे इस तरह के किसी प्रॉब्लम का शिकार है, और फिर उसका क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करती हैं? है। अच्छा, ये जो अर्ली इंटरवेंशन के मसाइल हैं ये पाकिस्तान में बहुत संजीदा है। ठीक है। और इसलिए संजीदा है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स मौजूद होती हैं वो इतनी क्वालिफाइड होती हैं कि वो नॉर्मल बच्चों को तो संभाल लेती हैं। अगर कोई बच्चा किसी स्पेशल नीड के साथ आता है तो उसकी उनको इतनी नो हाव नहीं होती कि वो उसे आइडेंटिफाई कर सकें। और इतने इदारे और इतने एक्सपर्ट्स जो हैं वो हर शख्स के इल्म में नहीं है कि वो स्कूल या वो जो टीचर आइडेंटिफाई कर भी लेती है तो वो उसको सही जगह रिकमेंड कर सके। मैं ठीक है। समझती हूँ कि गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में इस पे काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, और उसको मजीद अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है लोगों में, और मजीद ऐसे इदारे कायम करने की जरूरत है जहां पे एक आम आदमी का एक्सेस हो सके। पढ़े लिखे लोग तो फिर भी पहुंच जाते, लेकिन जो जरा बैकवर्ड फैमिलीज हैं या जहाँ तालीम का जरा फुकदान है वो जी। नहीं पहुंच पाती, वो नहीं सर्च कर पाती। और रिजल्ट ये होता है कि वो जो बच्चा अर्ली स्टेज पे कोई चीज आइडेंटिफाई करके किसी हद तक मेन स्ट्रीम लाइफ में शामिल हो सकता था, वो जी। बढ़ता जाता है टाइम के साथ। और एक वक्त आता है कि वो बच्चा आम लोगों से, आम बच्चों से और आम जो मामूलात जिंदगी है उनसे कट ऑफ करके वो बिल्कुल एक स्पेशल उसकी तरफ चला जाता है। तो इस पे मेरा ख्याल है बहैसियत मजबूरी हमें खुद भी, प्राइवेट इदारों को भी और गवर्नमेंट को भी बहुत फोकस करने की जरूरत है। करेक्ट। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप अपना फीडबैक दें कि कैसे आपको प्रोग्राम कैसा लगा। कोई सवालात हों तो आप हमें भेजें, हम नाहिद वसी साहबा को दोबारा भी जहमत देंगे। नाहिद वसी साहबा, बहुत ही अच्छा लगा, और आपके तमाम जवाब बहुत कम्प्रिहेंसिव और मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फाइंग थे। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच। आपका जनाब, और उम्मीद है कि आपके नाजरीन जो हैं वो कुछ इससे, जो भी हमने गुफ्तगू की है, जी। इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया थैंक यू सो आपका। मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।